नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ में। तो आज जो है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कौन सा टॉपिक, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट। आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट है। देखिए, एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अब देखिए ये जो चैनल है ये हमारा सिर्फ किसके लिए है, एनडीए के लिए है एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही है। इसमें आज हमारा जो हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट। इसमें की कॉन्सेप्ट फॉर एनडीए सीडीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन, इनके लिए हम देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी कौन सी है, थ्योरी की क्लास है और वो हमारा हिस्ट्री का आज लास्ट टॉपिक है, इसको हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा ये थ्योरी है और फिर हमारा एमसीक्यू की क्लास होगी। इसके बाद में दो क्लास अभी हिस्ट्री की बाकी है, दो क्लास हिस्ट्री के होने के बाद हम शुरू करेंगे आपका जियोग्राफी। और जो जियोग्राफी रहेगी उसके खत्म होने के बाद सारे चैप्टर्स के सीधे एमसीक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप एमसीक्यू जो हम लेकर आते हैं हर एग्जाम के लिए, वो भी यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। तो आइए चलते शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दें कि भाई यहाँ पे क्लास चालू हो गई है और की कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा आ जाता है, भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या था भाई, जो हमारा भूदान मूवमेंट था वो किस पे बेस्ड था, आइए देखते हैं। देखिए, भूदान मूवमेंट क्या था। सबसे पहले व्हाट इज भूदान। द भूदान मूवमेंट आल्सो नोन एज द लैंड गिफ्ट मूवमेंट। देखिए, आप समझिए यहाँ पे अगर हम भूदान लिखें, भूदान मतलब इस तरह से, भूदान को दो भागों में अगर हम डिवाइड कर दें भूदान को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भूमि और दान में देना। यानी कि भूमि को जब कोई दान में देता है तो उसे क्या कहते हैं, हमारा भूमि दान होता है वह। ठीक है। लैंड गिफ्ट मूवमेंट यानी कि पूरी की पूरी जमीन जो थी वो क्या कर दी, गिफ्ट में दे दी। पूरी की पूरी जमीन जो थी वो क्या थी, गिफ्ट दे दी। वॉज स्टार्टेड बाई आचार्य विनोबा भावे इन 1951। जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, 1951 में। ये याद रखेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। द वर्ड भूदान मीन्स गिफ्ट ऑफ लैंड इन हिंदी। ठीक है, क्या कह रहा है, द वर्ड भूदान मीन्स गिफ्ट ऑफ लैंड इन हिंदी, यानी कि जमीन का उपहार। हिंदी में इसे बोलते हैं। दिस वॉज अ वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म। ये किस लिए था, एक तरह से भूमि सुधार आंदोलन था। वेयर रिच लैंडलॉर्ड्स वर रिक्वेस्टेड टू डोनेट पार्ट ऑफ दियर लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। इसमें ये कहा गया था, मान लीजिए ये है एक गांव के बहुत बड़े ठाकुर और जमींदार। ठीक है, ठाकुर और जमींदार है। अब ये है एक गांव का, उसी गांव का एक जो है साधारण व्यक्ति है जिसके पास जमीन नहीं है। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनके पास मान लीजिए 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा जमीन है, ये क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो यही क्या हो गया हमारा, भूदान हो गया। यही क्या हो गया हमारा, भूदान हो गया। लेकिन ऐसे नहीं ट्रांसफर करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। इनसे क्या की गई, रिक्वेस्ट की गई कि भैया अपनी जमीन जो है थोड़ी सी इन किसानों को दे दो जिनके पास जरा से भी जमीन नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इसको ये जमीन दे देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा की फीचर्स इसमें बता रहे हैं। की फीचर्स क्या कह रहा है इसमें, देखेंगे। की फीचर्स स्टार्टेड इन पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना अप्रैल 18 1951। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, पोचमपल्ली गांव से हुआ। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कौन सी डेट को शुरू हुआ, 18 अप्रैल 1951 को ये शुरू हुआ था। बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड वॉलंटरी गिविंग। देखिए ये किस पे बेस्ड था, गांधी के नियमों के आधार पर था, जिसमें हम लोग कोई भी हिंसा नहीं करते हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा गोल। इसका गोल क्या था, गोल था रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड विदाउट गवर्नमेंट फोर्स, यानी कि बिना किसी सरकारी दबाव के क्या करना, जमीनों का पुनः बंटवारा करना, यानी कि दोबारा से जमीनों का बंटवारा कर देना। एक्सटेंडेड, अब ये एक्सटेंड कब हुआ, ग्रैंड में। ठीक है। जब ग्राम दान गिफ्ट
ऑफ इंटायर विलेज एंड संपत्ति दान, गिफ्ट ऑफ वेल्थ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक है हमारा ग्राम दान। ग्राम दान मतलब पूरा का पूरा गांव ही दान में दे दिया, पूरा का पूरा ही क्या दे दिया, गांव में, गांव को ही दान में दे दिया। दूसरा संपत्ति दान, संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति क्या करना, आधी जो है, आधी या फिर पूरी संपत्ति गांव वालों में बांट देना, या फिर ऐसे लोगों को देना जिनके पास जरा से भी संपत्ति नहीं है या उनके पास जमीनें नहीं है। ठीक, तो इसमें हम लोग ये की फीचर्स देखेंगे। अब देखेंगे व्हाई इट वाज इट स्टार्टेड, ये शुरू क्यों हुआ था। ये शुरू क्यों हुआ था तो देखेंगे। देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ह्यूज इनइक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तब जो है यहाँ पर लोगों के पास देखा गया कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें हैं और कुछ लोगों के पास क्या है, बिल्कुल भी जमीन नहीं है। यानी कि ये क्या हुआ, ये तो पूरा तरह से इनइक्वालिटी हो गई। ठीक, अब कह रहे हैं कि फ्यू rich people own most of the land while millions of farmers had no land at all। मतलब उसमें से जो है कह रहे हैं कि कुछ जो है लोग ऐसे थे, रिच पीपल धनी व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी जमीनों को क्या कर दिया था, ले लिया था। और मिलियंस ऑफ फार्मर के, जबकि लाखों किसान ऐसे थे जिनके पास कोई भी जमीन नहीं थी। कम्युनिस्ट मूवमेंट वर गोइंग एमंग पुअर फार्मर। अब जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था वो किसके पास गया, एमंग पुअर फार्मर की, सबसे ज्यादा जो है फैला किसमें, गरीब किसानों में फैला। विनोबा भावे वांटेड अ पीसफुल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन चेंज ऑफ हार्ट rather than violent revolution। अब जो इसमें विनोबा भावे जी जो थे, विनोबा भावे ये चाहते थे कि ये जो पूरा काम हो, ग्राम दान देने वाला या फिर भूदान देने वाला, ये पूरी तरह से हृदय परिवर्तन वाला होना चाहिए और बिना किसी भी भेदभाव के होना चाहिए और इसमें कोई भी क्रांति नहीं होनी चाहिए थे, ऐसा इनका मानना था। अब देखेंगे रिजल्ट एंड इम्पैक्ट। नंबर एक, ओवर 4 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड कलेक्टेड, यानी कि पूरा जो देखा गया जाए तो 4 मिलियन एकड़ जो है जमीन जो है इसमें कलेक्ट हुई थी जब लोगों ने अपना दान दिया था। अगला है रेज्ड अवेयरनेस अबाउट लैंड इनइक्वलिटी, यानी कि ये उठाया गया क्या, अवेयरनेस, यानी कि लोगों में जागरूकता फैलाई गई लैंड इनइक्वलिटी को लेकर, जिनके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है। फिर प्रमोटेड आइडिया ऑफ ट्रूटीशिप वेल्दी एज ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटीज। इसका मतलब होता है ऐसे जो है लोगों का आइडिया, ऐसे ऐसे विचारों को आगे किया गया कि हमारा समाज ही क्या है, आगे बढ़ सकता है उस समाज के लोगों से ही। आगे देखिए इन्फ्लुएंस लेटर एंड रिफॉर्म पॉलिसीज। अब बाद में क्या हुआ, लोग इसमें इन्फ्लुएंस हुए और लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज यहाँ पे यानी भूमि सुधार की नीतियां भी लाई गई इसमें। अगला है सम लिमिटेशंस, यानी कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थे। नॉट ऑल डोनेटेड लैंड वाज कल्टीवेटेड और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो इसका मतलब ये नहीं था कि जो हमने भूमि दान दी है वो क्या थी, कल्टीवेटेड, यानी कि जो उपजाऊ भूमि हो या फिर कृषि योग्य भूमि हो या फिर अपनी प्रॉपर्टी हमने पूरी दान कर दी हो, नहीं, जो ओनर्स थे कुछ अपने लिए बचाकर रख सकते थे। आगे देखेंगे अगला टॉपिक क्या कह रहा है। अगला टॉपिक है हमारा सर्वोदय। ठीक है, टॉपिक टू हमारा क्या है, टॉपिक टू हमारा सर्वोदय है। सर्वोदय टॉपिक में देखेंगे हम क्या दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। देखो सर्वोदय मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल और यूनिवर्सल अपलिफ्ट। इसका मतलब होता है सभी के लिए अच्छाई, सभी के लिए अच्छाई के काम करना, यूनिवर्सल अपलिफ्ट, पूरी दुनिया को आगे बढ़ाना। इन संस्कृत दिस फिलोसफी एम्स दैट बेटरमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये क्या है, इसके अनुसार इसकी जो विचारवाद की धारणा है, इसका मतलब होता है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों के लिए लागू होती है। नॉट जस्ट द मेजोरिटी और पर्टिकुलर क्लास, ये किसी एक वर्ग के लिए या फिर एक ऐसे वर्ग के लिए जिसकी मेजोरिटी ज्यादा हो, ऐसे लोगों के लिए ये शामिल नहीं की जाती है। चलिए आगे देखेंगे गांधीयंस विजन। गांधी जी की जो दूरदर्शिता थी वो क्या थी। महात्मा गांधी पॉपुलराइज्ड दिस कॉन्सेप्ट। महात्मा गांधी ने इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाया, लोगों में फैलाया। ही बिलीव्ड, उनका मानना था दैट ट्रू प्रोग्रेस मींस, इसमें सच्ची प्रोग्रेस का मतलब होता है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट, यानी कि गरीबों और कमजोर लोगों को सबसे ऊपर उठाना। मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये सामाजिक जो क्या है, समाज के हिस्सेदार है। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड द
नेशन बिल्डिंग। कोई भी समाज ऊपर नहीं उठ सकता है बिना अपने राष्ट्र की नींव के। ठीक, चलिए अब इसमें देखेंगे कोर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा। अब जो अहिंसा का जो धर्म था वो अपनाया गया, ट्रुथ सत्य से अपनाया गया, इनइक्वलिटी इक्वलिटी यानी समानता, या फिर डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सेल्फ रिलायंस एट विलेज लेवल, गांव लेवल पर भी ये योजना लागू की गई, डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, हर एक के गौरव को क्या किया गया, ध्यान में रखा गया, एंड ट्रस्टीशिप ऑफ वेल्थ, मतलब लोगों को ही सबसे ज्यादा माना गया, यानी कि ये क्या है, हमारे वेल्थ है, पुअर लोग ही। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ सर्वोदय फिलोसफी। देखिए क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ सर्वोदय फिलोसफी में इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिड्यूसिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर थ्रू ट्रस्टीशिप, यानी कि ट्रस्टीशिप के जरिए जो है रिड्यूसिंग गैप, गैप को कम करना, किसके बीच में, पुअर और रिच लोगों के बीच में, अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरना, ब्रेड लेबर। देखिए एवरीवन मस्ट डू फिजिकल वर्क फॉर देयर डेली ब्रेड, मतलब अपने मतलब सभी लोगों को क्या करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए अपने आगे के लिए। फिर विलेज इंडस्ट्रीज, देखिए प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, प्रमोशन करना चाहिए। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज यानी कि सभी लोगों के लिए घर की व्यवस्था, काम की व्यवस्था, ये सब। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शुड बी विलेज लेवल, यानी कि पावर जो है वो विलेज लेवल पे नहीं होनी चाहिए, ग्राम स्वराज ये भी होना चाहिए। केवल ग्राम तक ही पावर नहीं होनी चाहिए, ये सभी लोगों तक हमें पहुंचानी। देखिए कई गांवों को मिलाकर क्या बनती है, एक पंचायत बनती है। अब पंचायत के पास क्या होता है, सारे गांवों का डाटा रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि सारे गांव मिलकर क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा, नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी का भी कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए, नो क्लास शुड एक्सप्लॉयट अनदर, कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करेगा, शोषण नहीं करेगा। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक, फिर नैतिक विकास करना, फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एथिकल वैल्यूज, सभी के अंदर क्या होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए। फिर सिंपल लिविंग, अवॉइडिंग एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एंड मटेरियलिज्म, यानी कि हमें बहुत अधिक महंगी चीजों का शौक नहीं रहना चाहिए, जो भी चीजें हैं उसी में ही हमें गुजारा करना चाहिए। सर्विस ओरिएंटेशन, देखिए यानी एक दूसरे की सेवा भाव, लिफ्ट लाइफ डेडिकेशन टू सर्व, सर्विस ऑफ अदर्स, दूसरों की सेवा करना, स्पेशली द पुअर, जो भी मुख्य रूप से जो भी लोग गरीब हैं उनकी सेवा करना। द सर्वोदय मूवमेंट कंट्रीज थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये किसके लिए काम कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही हैं। सोशल जस्टिस एंड गांधी वैल्यू, यानी कि गांधी जी के मूल्यों पर काम कर रहे हैं। इट इन्फ्लुएंस, ये बढ़ाती हैं इंडियाज प्लानिंग अप्रोच, भारत की योजना को, स्पेशली फोकस ऑन, यानी कि स्पेशली ये किस पे फोकस करती है, वीकर सेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट, जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उन पर, और रूरल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, तो सभी लोग इसको देख लें। ठीक, इसको जरूर पढ़ के जाए पेपर में। चलिए अगला है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट। इसमें देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या कह रहा है देखेंगे। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन मतलब, नेशनल इंटीग्रेशन मींस क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड वननेस अमंग ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन रिलीजन। इसका मतलब होता है कि ऐसे समाज का निर्माण करना, जैसे देश का निर्माण करना जहां पर कोई भी किसी भी धर्म के लिए कोई भेदभाव ना हो, कोई भी भाषा के आधार पर भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, या फिर किसी भी बर्थ प्लेस या फिर क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, संस्कृति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट इज अ बॉन्ड दैट होल्ड्स, यही वह बॉन्ड है जो हमें बना के रखता है डाइवर्स ग्रुप टुगेदर एज वन नेशन, जो हक कहता है कि हम जो है अलग अलग जाति धर्म लिंग के आधार पर भी हम लोग क्या है, एक हैं। हम लोग क्या हैं, एक हैं। अब देखेंगे चैलेंजेस इन इंडिया, रिलीजियस डाइवर्सिटी। देखो धर्म की विविधता यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, क्रिश्चियन है, और अच्छा देखिए जैसे हिंदू में क्या होता है, हिंदू में चार वर्ण होते हैं, हिंदू में चार होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, अब देखिए अब इसी तरह से मुस्लिम में भी होते हैं। मुस्लिम में एक होते हैं शिया होते हैं, दूसरे सुन्नी होते हैं। ठीक है,
शिया होते हैं, सुन, क्रिश्चियन में भी दो होते हैं, कौन से होते हैं? एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। कैथोलिक होते हैं और प्रोटेस्टेंट होते हैं। सिख में अब भाई इसका तो पता नहीं हमें, ठीक, चलो, लेकिन इतना ये होता है। देखो अब धर्म के अंदर भी बहुत सारी क्या होती है, विविधता होती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 100 ऑफ डायलेक्ट्स। देखिए यानी कि भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषाओं को जगह दी है, उनका सम्मान करना, उनको भी देखना। रीजनल डिफरेंसेस इन कल्चर, फूड, ड्रेस एंड कस्टम। अब देखो क्षेत्रीय, जो क्षेत्रीय डिफरेंस होता है, जैसे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे खाने पे, हमारे ड्रेस कोड पे और हमारे कस्टम्स, हमारे विचारों पर भी क्या होती है, अलग अलग तरह की विभिन्नता पाई जाती है। कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, क्रिएटिंग सोशल डिवीजन, यही क्या है, हमारी सामाजिक विभाजन का कारण सबसे ज्यादा यही है, कास्ट सिस्टम। इकोनॉमिक इक्वलिटी बिटवीन रीजन्स एंड ग्रुप्स। अब देखो आर्थिक इनइक्वलिटी है बिटवीन, कहाँ पे, लोगों, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, वेज टू प्रमोट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए रास्ते क्या क्या, एजुकेशन प्रमोटिंग नेशनल वैल्यूज एंड टॉलरेंस। जो हमारी एजुकेशन है वही प्रमोट करती है किसको, नेशनल वैल्यूज एंड टॉलरेंस को आगे बढ़ाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन, की सभी वर्गों के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। सेक्युलर स्टेट, कोई भी ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य। सभी, कोई भी राज्य जो है क्या है, किसी भी एक विशेष धर्म को नहीं मानता है, जो भी धर्म है सभी का सम्मान करता है हर एक राज्य। नेशनल सिंबल्स लाइक फ्लैग, एंथम एंड फेस्टिवल, इनका सभी को सम्मान करना, ये इनको आगे बढ़ाना। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिटवीन रीजन। अब देखिए कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता है, जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, जैसे गुजरात में गरबा खेला जाता है, ठीक है। अब मुंबई में गणपति की पूजा होती है, तो अब देखिए यूपी में या हर जगह पूरे देश में क्या होता है, गणपति जी सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। जबकि ये प्रमुख फेस्टिवल कहाँ का है, ये हमारा मुंबई का है। अब देखिए जैसे नौ दुर्गा आती है, नौ दुर्गा आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, नवरात्रि। अब नवरात्रि कहाँ का फेमस है, ये हमारा वेस्ट बंगाल, कोलकाता का फेमस है सबसे ज्यादा। अब मनाया सभी जगह जाता है, तो ये क्या है, ये ले लेना क्या मतलब, कल्चरल एक्सचेंज है बिटवीन रीजन, यानी क्षेत्रों के बीच में। अगला है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड नेशनल सेलिब्रेशन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। कोई भी खेल, जैसे इंडिया कल, अच्छा देखा, इंडिया जब भी टीम जीतती है तो सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला पॉइंट हमारा वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट में क्या करा, अब वेलफेयर स्टेट इज वन वेयर द गवर्नमेंट टेक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेलफेयर स्टेट ऐसी है जहां पर सरकार क्या करती है, पूरी जिम्मेदारी लेती है फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन, सभी के, सभी हमारे नागरिकों के रहने का, सभी उनकी व्यवस्थाओं का। इट इंश्योर, यह निश्चित करती है बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, रोटी, कपड़ा और मकान, दवाई, ये शिक्षा, इन सभी का क्या करती है, जिम्मेदारी लेती है। अपॉर्चुनिटीज और इसकी अवसर के लिए, आर अवेलेबल टू एवरीवन, सभी के लिए अवेलेबल होंगे। स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल, ऐसे लोगों के लिए जो पुअर है यानी कि गरीब है और जो समाज से हमारे खत्म होते जा रहे हैं या फिर कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनके लिए भी ये प्रतिबद्ध रहती है हमारी सरकार। फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट देखेंगे, फीचर्स क्या क्या होते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, सभी को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, किसी किसी भी एक के लिए नहीं है ये, ठीक है। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो किसी एक वर्ग के लिए या फिर एक अमीर व्यक्ति के लिए नहीं होती है। अगला देखिए क्या कह रहा है, फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सभी के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन फ्री है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक जो सरकार है वो क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या करेगी, जनरेट करेगी। चलिए आगे देखेंगे, फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट।
में हम लोग कहाँ थे? हाँ, ओल्ड पेंशन एंड डिसेबिलिटी सपोर्ट। देखिए, जो ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन प्रोवाइड करेगी, डिसेबिलिटी सपोर्ट यानी कि जो लोग हमारे जिसे कहते हैं ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, है ना, फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए भी क्या करेगी? ये सपोर्ट करेगी। मिनिमम वेजेस एंड लेबर प्रोटेक्शन लॉज। देखो, मिनिमम वेजेस यानी कि एक व्यक्ति को मिनिमम कितना वेतन मिलना चाहिए वो भी डिसाइड करेगी। उसके बाद में प्रोटेक्शन और उसकी सुरक्षा के नियम भी बताएगी। फूड सिक्योरिटी एंड हाउसिंग स्कीम्स। देखिए, फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्यान्न सुरक्षा। भाई भारत सरकार क्या देती है? सभी को खाद्यान्न देती है ना, कंट्रोल रेट पे पैसा, कंट्रोल पे गेहूं है, चावल है, ये सब चीजें देती है। हाउसिंग स्कीम यानी कि आवास योजना भी देगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, एक हमारी स्कीम आई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लाखों लोगों को क्या मिले? उनके 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 आपसी घर मिले। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा क्या कह रहा है? इंडिया एज वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारत एक एज अ वेलफेयर स्टेट के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, देखिए ये संवैधानिक बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्ट एज ए स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर, यानी यहाँ पे क्या किसमें दे रखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्ट क्या करती है? स्टेट को प्रमोट करती है वेलफेयर के जरिए। इसकी स्कीम क्या है? मिड डे मील्स। देखिए ये स्कीम्स क्या है? जैसे मिड डे मील, ठीक है, मनरेगा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आयुष्मान भारत है। देखिए, अब मिड डे मील ये क्या है? मिड डे मील योजना जो है 1966 में लाई गई, ठीक है। इसके तहत क्या कहा गया था कि बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, तो बच्चों को पूरा पोषण भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। ये कहाँ लागू की गई? ये ज्यादातर स्कूलों में लागू की गई, ताकि जो अब जब ये देखा गया कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों को खाने के तौर पे ही स्कूल में बुलाया जाने लगा कि हाँ, यहाँ पे खाना भी मिलेगा और आपको शिक्षा भी मिलेगी। तब यह मध्याह्न भोजन जो है सुविधा शुरू की गई। देखो, मनरेगा, मनरेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसके तहत क्या कहा गया था? गांव में 100 दिनों का काम और 100 दिनों का दाम, यानी कि 365 दिनों में सरकार क्या करेगी? गरीब मजदूरों को 100 दिन काम प्रोवाइड करेगी। अगर काम नहीं देगी उन 100 दिनों तक, तो वो क्या देगी? अनाज देगी उनको। ठीक, ये क्या था? ये हमारा मनरेगा था, जो गांव में जो लोग मजदूर होते हैं, यानी कि इससे क्या होगा? इससे गांव भी हमारा डेवलप हो जाएगा और शहर भी हमारा डेवलप हो जाएगा। गाँवों में जो है अच्छी सड़कें होंगी, इसके तहत ये सारे काम कराए जाते थे। जैसे गाँव में सड़कों का होना, बिजली के खंभे लगना, एक चिकित्सालय होना, एक हमारा कुआं होना, कुएं के साथ साथ हमारा क्या होना? एक विद्यालय भी होना, प्राथमिक विद्यालय जिसे कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय में जहाँ बच्चे जाकर पढ़ सकेंगे, चिकित्सालय जहाँ पर सभी का मुफ्त इलाज होगा। ठीक है, तो ऐसा जो है इसके अंदर रखा गया था मनरेगा के अंतर्गत। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे पीडीएस सिस्टम भी कहा जाता है। पीडीएस में क्या होता है कि जो हम लोग खाद्यान्न लाते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाद्यान्न है गांव में, वो बांटने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की लोगों में बांटना, लोगों में बांटना क्या? खाद्यान्न, ठीक है, गेहूं है, चावल है, अनाज, ये सब चीजें बांटना। आयुष्मान भारत के तहत क्या लाया गया था? आयुष्मान भारत के तहत गरीबों में मुफ्त दवा या इलाज का विचार भी लाया गया था। अब देखेंगे गोल क्या है? अचीव सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक ये समानता क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए सभी के लिए। बैलेंस, मिक्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये क्या है? मिक्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी विद वेलफेयर, इसके वेलफेयर मेजर्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? अगला टॉपिक हमारा बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। चलिए देखिए, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी में हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले अहिंसा, जिसे कहा जाता है नॉन वायलेंस। देखिए, नॉन वायलेंस इज थ्रू वर्ड एंड एक्शन, एक ऐसा वर्ड और एक्शन है। गांधी बिलीव, गांधी जी का मानना था, अहिंसा इज द ग्रेटेस्ट फोर्स अवेलेबल टू मैनकाइंड, यानी कि मनुष्य में उपस्थित ये अहिंसा का विचार जो है सबसे ज्यादा है, सबसे उचित बल है। मोर पावरफुल देन एनी वेपन, जो किसी भी हथियार से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इट मीन्स लव एंड कंपैशन इवन टुवर्ड्स एनिमीज, इसका मतलब होता है कि प्रेम और सौहार्दपूर्ण भावना किसके प्रति? दुश्मनों के प्रति भी।
ही सक्सेसफुली यूज्ड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उन्होंने सफलतापूर्वक इसका क्या किया था, उपयोग किया था। इसके किसके विरोध में? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के विरोध में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया था। अगला है हमारा सत्य यानी कि ट्रुथ। देखिए ट्रुथ हमारा क्या कह रहा है, ट्रुथ इज गॉड फॉर गांधी, यानी कि सत्य ही भगवान है गांधी जी के लिए। द एम्फेसाइज्ड ऑलवेज स्पीकिंग एंड लिविंग ट्रूथ, यानी ये जोर देता है किस पे, हमेशा सदा सत्य बोलने पर ही जोर देता है। हिज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड, उनकी जो टाइटल लिखी गई थी, यानी कि इनकी एक किताब लिखी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एंड ट्रूथ। ये क्या है, ये उनकी एक बुक लिखी गई थी। वैसे गांधी जी की एक बुक है मेरी आत्मकथा। कौन सी बुक है? मेरी आत्मकथा, जो इन्होंने कहाँ पर लिखी थी? जेल में लिखी थी। यहाँ पे लिखी थी, जेल में लिखी थी। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, एक स्पेशल सेशन लेंगे हिंदी में, और हमारा गांधी एरा होगा। तो सभी यूपीएससी कैंडिडेट्स जो है उस पे जो है फोकस करेंगे, क्योंकि गांधी एरा एक ऐसा पार्ट है जिससे हर साल जो है क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज फादर ऑफ नेशन। अगर उनसे पेपर में नहीं बना तो फिर किसी भी पेपर में वो नहीं आएंगे। ठीक है, गांधी जी के बिना हर पेपर क्या है, अधूरा है। गांधी जी के बिना हर पेपर क्या है, अधूरा है। चलिए आगे देखते हैं। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी, सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमारा कटु सत्य है। चलिए आगे देखेंगे सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग में क्या कह रहा है? सिंपल लिविंग में गांधी प्रैक्टिस्ड एंड प्रीच्ड सिंपल लाइफ स्टाइल। गांधी जो है सबसे ज्यादा किसको मानते थे? सिंपल, यानी कि साधारण तरीके से रहना। अवॉइडिंग अननेसेसरी कंजम्पशन, यानी कि किसी अनावश्यक चीजों का कंजम्पशन नहीं करते थे। ही वोर सिंपल खादी, वो एक सिंपल खादी की धोती पहनते थे। लिव्ड इन आश्रम, आश्रम में रहते थे। एंड बिलीव्ड इन रिड्यूसिंग मटेरियल वांट्स, और बिलीव कहते थे कि उनको, यानी कि ऐसा मटेरियल जो है यूज नहीं करते थे जो उनके लिए आवश्यकता से अधिक हो। ही सेड, उनका मानना था, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली, तुम अगर साधारण तरीके से रहोगे तो लोग भी साधारण तरीके से रहेंगे। अगला है इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, न्याय और सामाजिक न्याय, समानता और न्याय, सामाजिक न्याय। देखो गांधी जी फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी कि गांधी जी लड़े, किसके अगेंस्ट में लड़े? अस्पृश्यता के अगेंस्ट में लड़े थे। देखिए स्वराज एंड स्वदेशी मूवमेंट। देखिए स्वराज, स्वराज मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ ऑल रूल, रूल एट इंडिविजुअल एंड नेशनल, यानी कि अपना राज करना, चाहे वो एक एकाग्रता, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे वो या फिर राष्ट्र के द्वारा हो। ठीक है, स्वदेशी मीन्स अपनी ही बनाई हुई चीजों का उपयोग करना, जो लोकल में बनी हुई चीजें होती है उनका उपयोग करना। गांधी जी प्रमोट करते थे किसको? इंडस्ट्रीज को, ऐसी इंडस्ट्रीज को जो खादी हो और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हो। ही इनवाइट इंडिया एज अ कंट्री ऑफ सेल्फ रिलायंस और विलेज रिपब्लिक्स, उन्होंने भारत के गांवों को बढ़ाने के लिए और भी काम किया। ठीक है, रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी में क्या करा? गांधी जी रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, यूनिटी ऑफ ऑल फेथ्स, यानी कि सभी लोगों की धार्मिक भावनाओं का क्या होना? एक होना। ही रीड, उन्होंने इसे कैसे किससे पढ़ा था? भगवत गीता से पढ़ा था, बाइबल एंड कुरान से इसे पढ़ा रखा था। ही अपोज, उनका विरोध था, रिलीजियस कन्वर्सेशन बाय फोर्स, यानी कि बलपूर्वक क्या करना? बलपूर्वक जो है कभी किसी से धर्म का परिवर्तन करने के लिए बोलना, ये गलत था। कम्युनल हर्टेड, हिज लाइफ एंडेड, उनकी उनका जीवन खत्म हो गया। वर्किंग फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बनाए रखने के लिए उनका पूरा जीवन खत्म हो गया। आगे देखेंगे रेनाइजेंस एंड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। रेनाइजेंस देखेंगे सबसे पहले। देखिए रेनाइजेंस में क्या होता है? द रेनाइजेंस मीनिंग रीबर्थ, दोबारा पुनर्जन्म। वाज पीरियड ऑफ ग्रेट कल्चर, क्या था? एक बहुत महान संस्कृति थी। आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल रिवाइवल इन यूरोप, कहाँ से आया? यूरोप में आया। 14 टू 17 सेंचुरी, कहाँ से? 14 से 17वीं शताब्दी के बीच में आया। इट मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिवल
टू मॉडर्न। इसने क्या किया, इसने जो है ट्रेवल किया कहाँ से, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, यानी कि परंपरागत से अभी जो हम लोग देखते हैं मॉडर्न एरा की ओर उसने आगे बढ़ाया। अब इसके की फीचर्स हम लोग देते हैं। की फीचर्स में देखिए, ये स्टार्टेड स्टार्टेड इन इटली, कहाँ पे, इटली में शुरू हुआ, फ्लोरेंस, वेनिस, रोम से शुरू हुआ, देन स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, और इसके बाद में पूरे यूरोप में ये फैल गया। ह्यूमनिज्म, मानवता, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये किससे शिफ्ट हुई है, भगवान से लेकर आदमियों तक शिफ्ट हुई है। दियर पोटेंशियल एंड अचीवमेंट, जो किसको डिनोट करती है, उनके पोटेंशियल, उनकी कार्य क्षमता को और उनके अचीवमेंट्स को शो करती है। रिवाइवल रिवाइवल ऑफ classical learning, renewed interest in Greek and Roman art, literature and philosophy। आगे है साइंटिफिक थिंकिंग, क्वेश्चनिंग ओल्ड बिलीफ्स, यानी कि क्वेश्चन करना पुरानी मान्यताओं पर, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उनका निरीक्षण करना और उन पे प्रयोग करना। आर्ट रिवोल्यूशन, रियलिस्टिक पेंटिंग्स, पर्सपेक्टिव, ह्यूमन एनाटॉमी एंड स्टडी, इन पे सबसे ज्यादा स्टडी करना। आगे देखेंगे ग्रेट रेनाइजेंस फिगर्स। देखिए ग्रेट रेनाइजेंस फीचर्स में देखेंगे, लियोनार्डो दा विंसी, पेंटर, क्या था, मोनालिसा का पेंटर। इन्वेंटर, साइंटिस्ट, जो क्या था, एक इन्वेंटर भी था और साइंटिस्ट भी था। फिर माइकल एंजेलो, स्कल्पचर था, पेंटर था, सिस्टीन एंड चैपल कालीन, ठीक है, सेलिंग। निकोलस कॉपरनिकस क्या था, प्रपोज्ड सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम। देखो इसने कौन सी थ्योरी दी थी कि पूरी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। गैलीलियो एस्ट्रोनॉमर था, एक फिजिसिस्ट था, यानी कि भौतिक विज्ञाता था। इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप, किसका था, टेलीस्कोप का आविष्कारक था। विलियम शेक्सपियर, ग्रेट प्ले राइट एंड पोएट, ये क्या थे, बहुत ज्यादा जो है सबसे ज्यादा नाटक, इंग्लिश में नाटक अगर देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। पोएट यानी कि ये कवि भी थे और नाटककार भी थे इंग्लिश में। इम्पैक्ट देखेंगे, रेनाइजेंस प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेटिक आइडियाज, इंडिविजुअल फ्रीडम, इट चैलेंजेस चर्च अथॉरिटी एंड फ्यूडल सिस्टम। ये चैलेंज करती है किसको, चर्च अथॉरिटी को और फ्यूडल सिस्टम को, ये क्या करती है, चैलेंज करती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट है रिनाइजेंस के बाद हमारा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। देखिए एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द 15th एंड 17th century saw European explorers sailing to unknown land। देखो 15 से 17वीं शताब्दी के बीच में ऐसा देखा गया कि जो सेलर्स थे, सेलर्स मतलब नाविक थे, सेलर्स मतलब क्या होता है, नाविक या नाव चलाने वाले, क्या थे, नाव चलाने वाले। तो जो नाव चलाने वाले थे उन्होंने पूरा जो है अननोन लैंड्स, मतलब जिसे वो जानते भी नहीं थे, ऐसी भूमि पर उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। डिस्कवरिंग न्यू कंट्रीज, नए देशों की खोज हुई, एंड सी रूट्स, नए समुद्री मार्गों की खोज हुई। एज ऑफ डिस्कवरी चेंज वर्ल्ड हिस्ट्री फॉरएवर। एज ऑफ डिस्कवरी ने यानी कि खोज के समय ने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था पूरे समय के लिए, यानी कि हमेशा के लिए। रीजन फॉर एक्सप्लोरेशन, इसका रीजन क्या था, सर्च फॉर डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया एंड ईस्ट एशिया टू स्पाइस एंड ट्रेड। देखो सबसे ज्यादा क्या था, ट्रेड के लिए जो है सबसे लोग ज्यादा क्या करते थे, ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में आना जाना उनका लगा रहता था। अगला क्या कह रहा है, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी टू न्यू लैंड, यानी कि अपने धार्मिक विचारों को, धार्मिक भावनाओं को, अपने धर्म के धर्म के प्रचार प्रसार को वो लोग क्या करते थे, न्यू लैंड यानी कि नई नई जमीनों पर, नई नई जगहों पर वो लोग जाते थे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड क्यूरियोसिटी रिनाइजेंस इन्फ्लुएंस। अगला है कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन किंगडम्स ऑफ फॉर वेल्थ एंड कॉलोनीज। अगला है न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजी है, ब्रिटिश शिप्स बने, फिर कैरावल बने, कंपास, एस्ट्रोलेबल, फिर इम्प्रूव्ड मैप्स, यहाँ पर अच्छे अच्छे मैप का आविष्कार हुआ, कंपास का आविष्कार हुआ, ये सब चीजें बन गई थी इस समय। चलिए अब हम देखेंगे क्या, मेजर डिस्कवरीज। मेजर डिस्कवरीज क्या थी, 1492 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस रीच्ड अमेरिका। कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। थॉट इट वाज इंडिया, अमेरिका पहुंच गया, वो सोचता है कि हम इंडिया पहुंच गए। 1498 वास्को डी गामा फाउंडेड सी रूट्स, उसने जो है भारत के समुद्री मार्गों की खोज की, वो पाया और वाया
केप ऑफ गुड होप, कहाँ से? वाया केप ऑफ गुड होप के जरिए उसने भारत के समुद्री मार्गों की उसने खोज की। 1519 से 22 में क्या हुआ? फर्डिनेंड मैगेलन एक्सपेडिशन कंप्लीट फर्स्ट वर्ल्ड सर्कमनेविगेशन, मतलब उसने पूरी दुनिया का क्या किया था? चक्कर लगा लिया था। ये पहला आदमी था जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। 1492 पोर्चुगीज एंड स्पेनिश लेड बाय अर्ली एक्सप्लोरेशन। देखिए, जितने भी पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाली थे और स्पेनिश लोग थे, वो क्या कर रहे थे? एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। देखो, अब इंडिया में लोगों के आने का क्रम कैसे याद रखेंगे? कौन कौन आया था? आप लोग याद रखते? PDFB। पी फॉर पोर्चुगीज, ठीक है। डी फॉर डचेस, एफ फॉर फ्रांसीसी, बी फॉर ब्रिटिशर्स। ये आप लोग याद रखेंगे कि भारत में लोगों के आने का क्रम क्या था। सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज आए, फिर डचेस आए, फिर फ्रांसीसी आए, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। तो ये पीडीएफ भी ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक। अगला है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब नतीजे क्या हुए? मतलब नतीजे क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। यूरोपीय लोगों ने क्या किया? कॉलोनी बनाया, यानी कि उपनिवेश बनाया। कहाँ पर? कहाँ पर? अमेरिका में, एशिया में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सभी जगह क्या की? अपने अपने उपनिवेश बनाए। अगला क्या कह रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, फसलों का आदान प्रदान, जानवरों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, किसके बीच में? कॉन्टिनेंट्स के बीच में, चाहे कोलंबियन एक्सचेंज, ठीक है। आगे देखेंगे स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारियों का भी फैला हुआ था। डिवास्टेटिंग नेटिव पॉपुलेशंस, ताकि उनकी पॉपुलेशन को क्या करे? कम कर सके और वहां पे अपना हम कब्जा बना सके। स्लेव ट्रेड, यानी कि दास प्रथा, फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। अफ्रीका से अमेरिका तक का क्या होती थी? दास प्रथा होती थी, लोगों को दास बनाया जाता था। बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन ये ग्लोबल डोमिनेंस, ठीक। अगला है कल्चरल मिक्सिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत ज्यादा क्रिएट हुए थे। आगे देखेंगे रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या कह रहा है? रेवोल्यूशनरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहला अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 टू 1783 में हुआ था। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज द वॉर फॉट बाय 13 ब्रिटिश कॉलोनीज, किसके बीच में लगा था? 13 ब्रिटिश कॉलोनीज के बीच में लगा, इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। टू गेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए। एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किससे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक। कॉजेस, कॉजेस देखेंगे टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना रिप्रेजेंटेशन के टैक्स लगा देना, ठीक है। ब्रिटेन इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस, ब्रिटेन ने क्या किया? सबसे ज्यादा टैक्सेस इम्पोज किए। स्टैम्प एक्ट, टी टैक्स, यानी कि चाय पे भी कर लगा दिया गया था। और स्टाम्प पेपर जो था उस पे तो कर लगेगा। वन कॉलोनी इज बट गेव देम नो से ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक कॉलोनी जो है, ऑन कॉलोनी, यानी कि कॉलोनीज पर कोई भी नोट से इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोई भी मना नहीं कर सकता था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि व्यापार पे अधिकरण करना या फिर उनको रोकना। कॉलोनीज फोर्स टू ट्रेड ओनली विद ब्रिटेन। कॉलोनीज ने क्या किया? फोर्स किया कि हम जो ट्रेड करेंगे वो सिर्फ किसके साथ में करेंगे? ब्रिटेन के साथ में करेंगे। अगला है ब्रिटिश मिलिट्री प्रेजेंस, सोल्जर्स स्टेशनड इन कॉलोनिस्ट होम्स। सोल्जर्स के स्टेशन कहाँ पे बने होते थे? उनके उपनिवेशों के घरों में बने होते थे, ठीक है। आगे देखेंगे। एनलाइटमेंट आइडियाज, एनलाइटमेंट आइडियाज में देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ थिंकर्स जॉन लॉक एंड नेचुरल ऑन नेचुरल राइट्स एंड लिबर्टी। देखो जॉन लॉक ने क्या किया था? जो हमारा जो नेचुरल राइट्स और लिबर्टी पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, इसके विचारों को आगे बढ़ाया था। अच्छा, ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? ये सब शुरू हुआ था हमारा फ्रांस से। कहाँ से शुरू हुआ था? फ्रांस से। और जो 1688 में जो हुई थी हमारी क्या रेवोल्यूशन, 1688 में रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड में हुई थी। इसे कहा जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी इसे कहा जाता है। ठीक, देखेंगे की इवेंट्स में 1773 में बोस्टन टी पार्टी कॉलोनीज थ्रू ब्रिटिश टी इनटू हार्बर इन प्रोटेस्ट। देखो मतलब बोस्टन की जो चाय पार्टी थी उन्होंने क्या किया था, चाय को समुद्र में फेंक दिया था हार्बर में, ठीक है, उनके विरोध में। 1775 वॉर बिगेन। 1775 में वॉर शुरू होता है, बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड, यहाँ पे शुरू हो जाता है वॉर। 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने क्या लिख के दिया था कि अब तुम लोग आजाद हो। अगला है 1781 ब्रिटिश डिफीटेड द यॉर्कटाउन विद फ्रेंच हेल्प, यानी कि फ्रांस की सहायता से ब्रिटिश ने इसको यॉर्कटाउन को हरा दिया था। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस यानी कि पेरिस की संधि हुई थी। 1783 में ब्रिटेन रिकॉग्नाइज्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज्ड किया, पहचान लिया था कि अब अमेरिका क्या हो जाएगा, आजाद होकर ही रहेगा। आगे देखेंगे इसका सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट में क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट सक्सेसफुल कॉलोनी रिबेलियन था, यानी कि सबसे पहला उपनिवेशिक आंदोलन था। एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी, जिसने क्या की, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की। बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि अपने सभी लोगों में क्या था, संप्रभुता थी। इंडिविजुअल राइट, सभी के समान अधिकार थे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इन मॉडल फॉर मैनी कंट्रीज, यानी कि जो हमारा अमेरिका अमेरिका का जो हमारा क्या था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो संविधान था वो बहुत सारी कंट्रीज के लिए मॉडल बन गया। इंस्पायर्ड अदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, और इसने क्या किया, इंस्पायर किया जो अदर कंट्री जो गुलाम बना रखे थे अंग्रेजों ने, उसे छोड़ने पर भी मजबूर किया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 टू 1799। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज पीरियड ऑफ रेडिकल सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। देखिए इसमें जो है ये ऐसा समय था जब पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए, रेडिकल चेंजेस भी हुए, और हमारे सोशल चेंजेस भी हुए थे। इन फ्रांस दैट ओवरथ्रू द मोनार्की एंड एस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक। देखो मोनार्की सिस्टम जो था उसको हटाया गया और क्या लाया गया, डेमोक्रेसी वहां पर लाई गई। देखो मोनार्की सिस्टम क्या होता है, देखिए मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। जबकि जो हमारा डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। सोशल डिवाइड इनटू थ्री, वहां का जो समाज था वो तीन भागों में डिवाइड था। क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, नोबल्स एंड कॉमन पीपल सामान्य वर्ग के लोग, और फर्स्ट टू स्टेट्स एंजॉयड द प्रिविलेजेस। देखो नोबल क्लर्जी मतलब जो भी लोग हमारे पादरी वर्ग आते थे, ठीक है। उसके बाद में कौन आता था, नोबल्स यानी कि जो सम्मान पाने जिसे कहा जाता था राज दरबारी लोग आते थे, ठीक। अगले क्या होते थे, अगले जो लोग होते थे हमारे कॉमन पीपल, सामान्य साधारण वर्ग, हमारे जैसे लोग, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रिविलेजेस व्हाइल थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट्स 98% पॉपुलेशन पेड ऑल टैक्सेस। इसमें क्या कहा जाता है कि 98% जो है क्या होती थी पॉपुलेशन, वो पूरा पूरा टैक्स पे करती थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या करा, एम्प्टी ट्रेजरी ड्यू टू वॉर्स, यानी कि वहां का जो खजाना था वो पूरी तरह से क्या हो गया, खाली हो गया, क्यों, वॉर की वजह से। प्लेस एक्सपेंसेस ब्रीड ब्रीड प्राइसेस वेरी हाई, ब्रेड के जो प्राइसेस हो गए थे वो बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें किसको भेजी जा रही थी, सबसे ज्यादा सेना को भेजी जा रहे थे। पीपल स्टार्विंग, लोग भूखों मरने लगे। एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा का बेटा ही राजा बनने लगा था, इस पे ज्यादा जोर दिया गया। अगला क्या कह रहा है, ड्यू टू फिर किंग लुइस 16 हैड अल्टीमेट पावर, नो डेमोक्रेसी। उसके देखिए उसके दिमाग में क्या था, पूरी तरह से पावर ही पावर होनी चाहिए थी, पैसा ही पैसा होना चाहिए था। लेकिन 20 साल की उम्र में अगर कोई राजा बनेगा तो उसका क्या हाल होगा, ठीक। देखिए एनलाइटमेंट आइडिया, देखो फिलोसोफर्स लाइक
अब जो बहुत बड़े-बड़े जो दार्शनिक थे जैसे रूसो है, वोल्टेयर है, मोंटेस्क्यू है, इन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया जो क्या थे सामाजिक थे और असमानता के मतलब असमानता के खिलाफ थे। अगला है की इवेंट्स 1789 स्टॉर्मिंग बास्टिल पर का पतन हुआ था 14 जुलाई, ठीक है। इसके बाद में 1789 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन, यहाँ पे जो है लोगों के राइट्स जो है डिक्लेयर किए गए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। फिर है 1792 मोनार्की एबोलिश्ड, मोनार्की सिस्टम हटा दिया गया एंड इट बिकेम रिपब्लिक। अब जो फ्रांस था वो पूरी तरह से क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। अगला क्या है 1793 किंग लुइस 16 एग्जीक्यूटेड बाय गिलोटिन, मतलब इसको गिलोटिन पे चढ़ा के मार दिया गया था। 93-94 में रीजन ऑफ टेरर यानी आतंकवाद का भय सब पूरा तरह से रोबेस्पियर ने खत्म कर दिया था। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट टू पावर, नेपोलियन बोनापार्ट आए और उसने अपनी पूरी पावर ले ली थी। फिर इम्पैक्ट ऑफ लिगेसी, देखो इम्पैक्ट ऑफ लिगेसी में क्या करा है, स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, सभी जगह जो है समानता स्वतंत्रता और स्वभावता के जिसे कहा जाता है भ्रातृत्व की भावना का विचार हुआ पूरे देश में, पूरे यूरोप में एंड वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। एंडेड फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का अंत हुआ। फिर इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट, और जितने भी नेशनल यानी कि समाजवाद जो आंदोलन थे उनको बढ़ाया गया। गेव राइज टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार के लोगों को आगे बढ़ाया गया, मानव अधिकार को बढ़ाया गया। सिटीजनशिप, लोगों को नागरिकता दी गई एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लाई गई। हाउएवर आल्सो लेड टू वायलेंस एंड डिक्टेटरशिप शोइंग डेंजर्स टू रेवोल्यूशन, जहां पर लोगों ने क्या किया था, डिक्टेटरशिप ने लोगों को डराया था, अपनी पावर दिखाई थी। अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एंड रशियन रेवोल्यूशन। देखो इंडस्ट्रियल एंड रशियन रिवॉल्यूशन में क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्रांति 1760 टू 1840, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन टू मशीन प्रोडक्शन, यानी कि हैंड प्रोडक्शन, पहले हाथों से चीजें बनती थी, अब क्या होने लगी, मशीन से चीजें बनने लगी हैं। स्टार्टिंग इन ब्रिटेन एंड स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड, अब ये कहाँ पर बनती थी, ब्रिटिश से शुरू हुई और पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल गई। इट कम्प्लीटली ट्रांसफर, इसने पूरी तरह से बदल दिया गया था किसको, इकोनॉमी को बदल दिया, सोसाइटी को बदल दिया एंड वे ऑफ लाइफ यानी कि रहने के रास्तों को भी बदल दिया था। की चेंजेस एंड इनोवेशन देखेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम मेड क्लॉथ प्रोडक्शन फास्टर, देखो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, पावर लूम का आविष्कार हुआ, तो कपड़े जल्दी हमारे बनने लगे थे। स्टीम पावर, जेम्स वॉट स्टीम इंजन पावर्ड फैक्ट्रीज ट्रेन शिप, अब देखो जैसे जैसे जेम्स वॉट ने क्या किया, स्टीम इंजन का निर्माण किया, बनाया, तो उसके जरिए हमारा डेवलपमेंट हुआ। आयरन एंड कोल, मास प्रोडक्शन ऑफ आयरन की सबसे ज्यादा लोहे का प्रोडक्शन किया जाने लगा एंड माइनिंग एक्सपेंडेड, और माइनिंग को भी आगे बढ़ाया गया, तो माइनिंग ज्यादा तौर पर की जाने लगी थी। फिर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, स्टीमशिप्स कनेक्टेड डिस्टेंस प्लेसेस, देखो अब जो रेलवे था और क्या था हमारा, स्टीमशिप्स, ये क्या होते थे, एक जगह से दूसरी जगह हमारा जुड़े हुए रहते थे। फैक्ट्री सिस्टम, वर्क मूव्ड फ्रॉम फ्रॉम होम्स टू लार्ज फैक्ट्री, अब देखो जैसे आप लोग सुनते हैं ना वर्क फ्रॉम होम आज, ठीक, वो यहीं से लिया गया है, वर्क फ्रॉम होम जो है कहाँ से, यहीं से ही लिया गया है। अगला देखेंगे, अगला है सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, बस खत्म करने जा रहे हैं, अभी देखिए कितनी स्लाइडें बाकी हैं, ये बाकी है बस। हम्म, चलिए सोशल इम्पैक्ट में अर्बनाइजेशन हुआ था, सोशल इम्पैक्ट में क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ था, पीपल मूव्ड फ्रॉम विलेज टू सिटीज फॉर फैक्ट्री जॉब्स, यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग गांवों से कहां पर आए, शहरों में आए। न्यू सोशल क्लासेस यानी कि नए सामाजिक वर्ग बन गए, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट फोर्स ओनर्स यानी कि फैक्ट्री ओनर्स थे एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इमर्ज, देखो अब वर्कर्स एक तरफ और मालिक एक तरफ होते थे। पुअर वर्किंग कंडीशन, यानी कि वहां पर वर्किंग कंडीशन क्या थी, बहुत कमजोर थी। लॉन्ग आवर्स यानी कि 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। लो वेजेस यानी कि सैलरी भी कम मिलते थे। चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराया जाता था। अनसेफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज भी क्या थी, अनसेफ थी, अगर वहां पे कोई किसी को कुछ हो भी जाए तो वहां पर कोई भी देखरेख नहीं होती थी। लिविंग कंडीशन देखो, क्राउडेड स्लम्स इन सिटीज, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो गए, स्लम एरिया जो है सिटी में जनरेट हुआ बना और वहीं पे लोग रहते थे। पॉल्यूशन, डिजीज, पॉल्यूशन भी बढ़ा और बीमारियां भी वहीं से ही शुरू हो गई।
वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे, एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर्स इन टेरेबल कंडीशन, यानी कि बड़े भयावह कंडीशन में भी उन्होंने क्या किया, काम करना चुना था। अगला है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म क्रिएटेड मॉडर्न इंडस्ट्री इकोनॉमी, जिसने क्या किया, मॉडर्न इंडस्ट्री इकोनॉमी को बनाया, लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड वेल्थ। चलिए देखिए, प्रोडक्शन एंड वेल्थ बट इन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो प्रोडक्शन तो बढ़ाया गया सबसे ज्यादा, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था वो लोगों में असमान रूप से किया गया। अगला है चेंज फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर भी बदल गए, एजुकेशन भी क्या भी आवश्यकता है, एंड सोशल रिलेशंस भी आगे, सामाजिक जो संबंध थे उनको भी आगे बढ़ाया गया। गिव राइज टू लेबर मूवमेंट्स डिमांडिंग वर्कर्स राइट। देखो अब यहाँ पे लेबर के जो आंदोलन थे वो क्या मांगने लगे थे, वर्कर्स यानी कि वर्कर्स के राइट्स यानी कि मजदूरों के अधिकार की डिमांड करने लगे थे। अगला देखेंगे हम लोग रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, देखो क्या कह रहा है, द रशियन रेवोल्यूशन ओवर थ्रू द जार मोनार्की। देखिए जो वहां पे जो जार निकोलस था ना, जार निकोलस राजा था, उसकी मोनार्की सिस्टम पे तो खत्म किया गया। एस्टैब्लिश द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट, उसने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था विश्व का पहला कम्युनिस्ट स्टेट, सोवियत यूनियन जिसे कहा जाता था। बैकग्राउंड एंड कॉजेस देखेंगे, जारिस्ट ऑटोक्रेसी। देखो जार जो इम्परर था हैज एब्सोल्यूट पावर, पूरा पावर उसी के पास था, नो डेमोक्रेसी और फ्रीडम, कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी और कोई भी डेमोक्रेसी वहां पर नहीं थी। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, क्या थी, गरीबी और असमानता था। मेजोरिटी वर पुअर पीजेंट्स एंड वर्कर्स वाइल नोबिलिटी लिव्ड इन लग्जरी। देखो जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, पुअर पीजेंट्स यानी कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की, जबकि नोबिलिटी लिव्ड इन लग्जरी, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे वो किसमें, लग्जरी में, यानी कि उनके लिए हर एक पूरी सुख सुविधाओं के साथ वो लोग रहा करते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में रशिया सफर्ड ह्यूज लॉसेस इन वॉर, रशिया को सबसे ज्यादा वॉर जो है झेलना पड़ा था, सबसे ज्यादा जो है लॉस झेलना पड़ा वॉर में। इकोनॉमी कोलैप्स, पूरी उसकी इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई, फूड की कमी हो गई, सोल्जर्स भी उसके मारे गए। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल आइडियाज, अब जो है सामाजिक विचारों का आगे बढ़ना। वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स स्प्रेड अमंग वर्कर्स, जो कार्ल मार्क्स के जो काम थे उन्होंने अमंग वर्कर्स, काम मजदूरों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया। वीक गवर्नमेंट, देखो जार निकोलस सेकंड अनएबल टू हैंडल क्राइसिस, जो जार निकोलस द्वितीय था वो क्या हुआ था, हैंडल नहीं कर पाया था पूरा। ठीक है, अब मेन इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेन इवेंट्स क्या कह रहे हैं, फेब्रुवरी 1917, फेब्रुवरी 1917 मास प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा जो है आंदोलन यहाँ पे स्ट्राइक्स इन पेट्रोग्राद। अब पेट्रोग्राद में क्या हुई, क्रांति हुई। जार फोर्स टू एब्डिक्टेड, जार फोर्स टू एबिकेट। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई गई। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने अपना, बोल्शेविक पार्टी जो है किसके द्वारा, व्लादिमीर लेनिन पुतिन, लेनिन के जरिए आगे बढ़ाया गया। सीज पावर इन अक्टूबर रेवोल्यूशन, अब इनको जो है पावर, अक्टूबर रेवोल्यूशन की अक्टूबर की क्रांति में इनकी पावर को क्या किया गया, खत्म किया गया। 1918 टू 21 में क्या हुआ, सिविल वॉर हुए थे बिटवीन रेड्स बोल्शेविक और यानी कि मेंशेविक दल। देखो दो दल थे, एक था बोल्शेविक दल, एक था मेंशेविक दल। बोल्शेविक दल का प्रणेता कौन था, लेनिन था। ठीक है, फिर 1922 सोवियत यूनियन यूएसएसआर के फॉर्मेशन होती है। फिर आगे देखेंगे ग्लोबल सिग्निफिकेंस, यानी कि राष्ट्र में इसका सिग्निफिकेंट क्या है। फर्स्ट सक्सेसफुल कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, पहली जो है क्या थी, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुई थी। इंस्पायर्ड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। क्रिएटेड अल्टरनेटिव टू कैपिटलिज्म, लेड टू कोल्ड वॉर बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स, चेंजेस ग्लोबल, जिसने क्या किया, पूरे विश्व को ही बदल दिया था। पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स, पूरे जो है कई दशकों तक जो है राजनीति हुई। एक्सपेरिमेंट एंडेड, एक्सपेरिमेंट खत्म हुए। यूएसएसआर कोलैप्स इन 1991, और पूरा यूएसएसआर जो है खत्म हुआ कब, 1991 में खत्म हुआ था। आगे देखेंगे अगला, ये हमारा मॉडर्न वर्क वर्ड कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए ये, और हम जो है हमारी अगली क्लास जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट राउंड पे। ठीक है, ये जो है हमारा नेक्स्ट राउंड पे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट राउंड। अभी आज के लिए इतना काफी है, रशियन रेवोल्यूशन तक हमने आपको इसे पढ़ा दिया है।
बाकी जो है हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जाते-जाते सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे लोगों को शेयर भी करेंगे और एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए और यूपीएससी लोगों के लिए भी। ठीक है? चलो, सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास। बाय बाय।